देखो एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है वो डिफरेंट केस है। अब तक अपन ने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं, जिनकी भी इक्वेशंस बनाई हैं, उन सब इक्वेशंस में एक लॉजिक था। वो लॉजिक था सिंपल डायरेक्ट प्रोपोर्शन के ऊपर चल रहे थे। मतलब मैं अगर बोल रहा था एक पेन की कॉस्ट 10 रुपए है तो 5 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, 5 इंटू 10 50 रुपीज किया सीधा हमने। मतलब हर चीज को मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में चलने दिया, क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, अगर एक चीज बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज बढ़ती है। बट अब जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन किस पार्ट का है, इनवर्स वेरिएशन का। इनवर्स वेरिएशन का मतलब क्या था, उल्टा। अगर जैसे मैं एक बात बोलूं तुम्हारे को कि किसी काम को करने में 10 आदमियों को 20 दिन लगे, तो 20 आदमियों को कितने दिन लगेंगे, तो वहां पर वैल्यू नहीं बढ़ेगी। अब वैल्यू क्या होगी, कम। पहले 10 आदमी थे तो दिन कितने लग रहे थे, 20। अब अगर नंबर ऑफ पर्सन में बढ़ाऊंगा तो टाइम क्या होगा, कम होगा। मतलब एक चीज को बढ़ा रहा हूं तो दूसरी चीज क्या हो रही है, कम हो रही है। इसको बोलते हैं हम इनवर्स वेरिएशन। जब भी केस इनवर्स वेरिएशन का आएगा तो इनवर्स वेरिएशन के केस में हमेशा पार्ट वाइज कैलकुलेशन चलेगी। पार्ट वाइज कैलकुलेशन का मतलब है अकॉर्डिंग टू कंप्लीट वर्क अपना प्रोसेस होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये कहूं कि एक पूरा वर्क है उसको मैं मानूंगा 1 पार्ट, पूरे को मानूंगा 1 पार्ट। कोई काम को करने में किसी इंसान को 10 दिन लगे तो उसने एक दिन में कितना काम कंप्लीट किया था, एक पार्ट उसका पूरा था। एक दिन में कितना हिस्सा कंप्लीट करा उसने, 1/10 पार्ट कंप्लीट किया। मतलब वो रेसिप्रोकल के केस में चलेगा। क्वेश्चन में कन्वर्जन कैसा होगा, जब भी क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे ऐसे केस में हम कैलकुलेशन 1 आवर या 1 डे के अकॉर्डिंग करेंगे। 1 आवर या 1 डे के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे अगर मेरे को बोला जाए 3 लड़कों ने और 3 लड़कियों ने मिलकर इस काम को इतने दिन में पूरा किया है, 10 लड़के और 10 लड़कियां मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो हम सीधा नहीं निकाल सकते। हम क्या करेंगे, उनका एक दिन का वर्क काउंट करके उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। तो जब भी प्रोसेस रेसिप्रोकल का आता है, टाइम मेन और वर्क, टाइम मेन वर्क इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। हमेशा दिमाग में ये चीज रखनी है कि कौन सा क्वेश्चन है, रेसिप्रोकल वाला केस है, तो डेफिनेटली इसमें रेसिप्रोकल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्रिएट होगा। अब कैसे है, एक क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद तुम्हें पता पड़ेगा लॉजिक क्या लग रहा है। देखो इसने क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो तुम लोग क्वेश्चन, फिर तुम्हें समझाता हूँ। इसमें बोला 2 वुमेन और 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, जबकि 3 वुमेन एंड 6 मेन कैन फिनिश इट इन 3 days। तो आपको ये बताना कि एक वुमेन अलोन कितने दिन में करेगी और एक मेन अलोन कितने दिन में करेगी। मतलब एक अकेली औरत कितने दिनों में उस काम को करेगी और एक अकेला आदमी उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है। ये तो उनका ज्वाइंट पार्टनरशिप था भाई, 3 लोगों ने इतना, 3 लोग इतने ऐसे ऐसे लगे थे। जब अकेले अकेले की बारी आएगी तो फिर कितने दिनों में करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हमें एक एक इंसान का निकालना है, 1 पर्सन का, तो हम उसको अज्यूम करेंगे कि लेट 1 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन X डेज। X डेज में वो कंप्लीट कर रही है, और 1 मेन जो कर रहा है कंप्लीट, वो कितने दिन में कर रहा है, Y डेज। हम लोग ये मान लेते हैं, ठीक है। टोटल वर्क हम मान लेते हैं, टोटल वर्क कितना है, 1 पार्ट। टोटल वर्क हम मान लेते हैं 1 पार्ट। तो 1 डे वर्क ऑफ वुमन, 1 वुमन कितना आएगा, 1/X। अगर कोई लेडी उस पूरे काम को X दिन में कर रही है तो मतलब वो एक दिन में कितना कर रही है, 1/X। ऐसे अगर एक आदमी का निकालेंगे तो वो कितना निकलेगा, 1/Y। मतलब एक दिन में इतना काम हो रहा है, 1/X तो कर रही है वुमेन और 1/Y कर रहा है मेन। एक एक जना एक एक दिन में इतना काम कंप्लीट कर देता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले वाले केस में क्या हुआ, पहले वाले केस में बोल रहा है 2 वुमन, 2 वुमन का कितना हुआ, एक वुमन का 1/X, तो 2 का कितना हो गया, 2/X। ठीक है, तो 1 वुमन का है 1/X, तो 2 वुमन का कितना हो गया, 2/X। तो 2 इंटू 1/X, 2 वुमन का हो गया, प्लस कितने हैं नेक्स्ट, 5 मेन है, तो 5 मेन का कितना हुआ, 5 इंटू 1/, टोटल मिला के काम कितने दिनों में पूरा किया था उन लोगों ने, 4 दिनों में। तो एक दिन का काम कितना हुआ, मतलब उनका मिला के 1/4 पार्ट। भाई इन लोगों ने 2 वुमन और 5 मेन ने मिलके काम 4 दिन में पूरा कर दिया, तो उनका एक दिन का काम कितना हुआ, मतलब 1/4 पार्ट कंप्लीट किया था उन्होंने, एक दिन में 1/4 कंप्लीट किया। यहाँ पर हमने 1 डे की कैलकुलेशन ही निकाली है कि एक दिन में 2 औरतों ने कितना किया, 2 इंटू 1/X, 5 आदमी ने कितना किया, 5 इंटू 1/Y, उनका मिला के एक दिन का काम कितना हुआ, 1/4। तो आ गया 1/4, फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन बन गई। ऐसे सेकंड क्या कह रहा है, 3 वुमेन
3 इंटू 1/x एंड 6 मेन, तो 6 इंटू 1/y, 6 इंटू 1/y। इनका मिला के कितने दिनों में काम कंप्लीट हुआ? 3 दिनों में कंप्लीट हो गया। तो एक दिन का कितना आया? 1/, ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन बन गई। अब रिड्यूसिबल फॉर्म बनानी है, सॉल्व करना है। कैसे मानेंगे? लेट 1/x को क्या माना? a, और 1/y को माना अपन ने b। तो बना 2a + 5b = 1/4, 3a + 6b = 1/3। ये बन गया। अब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम देखो, यहाँ पे 2 और 3 का कितना आया? 6। यहाँ पे कितना आया? 5 और 6 का 30। यहाँ पर एक और चीज देखने को मिल रही है। अगर अपन देखें कि 1/4 और 1/3 के पार्ट आ रहे हैं, चाहे तो हम इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा सकते हैं, इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी। बट वो टिपिकल पढ़ने वाला केस है, बड़े बड़े वैल्यूज आना चालू हो जाएंगे। तुम्हारी चॉइस है, तुम अगर सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना चाहो तो तुम्हारा इशू तुम्हारे पास, तुम सीधा करना चाहो तब भी तुम कर सकते हो। सिंप्लीफाई करा वाला तुमने सबने कर रखा है बहुत बार, मैं इसलिए तुम्हें कर रहा हूँ डायरेक्ट वाला प्रोसेस। सिंप्लीफाई में क्या, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 8 और 4 5 20 भी आ जाएगा, इक्वल टू 1। ये आएगा 9a + 18b = 1, ये बनेगा। अब उस केस में क्या आएगा? यहाँ पे 9 और यहाँ पे बना 8, 72 एलसीएम आ रहा है। तो बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत बड़ा नंबर बनना चालू हो जाएगा। अपन को छोटा कैसे कर सकते हैं वो समझाता हूँ। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानी, ये थर्ड इक्वेशन मानी, और इसको मानी फोर्थ इक्वेशन। इक्वेशन नंबर थर्ड को मल्टीप्लाई किया, एलसीएम देखा यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना बन रहा है? 30। 6 बनाना बेटर है, 6 बनाकर 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया? 6a + 15b = 3 से किया तो 3/4। इधर कितना आया? 2 से किया तो 6a, 2 6 12b = 2/, माइनस किया, कर गया। 15 में से 12 गया तो कितना आ गया? 3b। यहाँ पे क्या आया? 3/4 - 2/3। ओनली फ्रैक्शन सोल्व करना है। 12 का एलसीएम 3 टाइम 3 3 9, 3 4 12, 4 2 8, 3b कितना आ गया? 3b = 1/12। 3 कहाँ जाएगा? तो b की वैल्यू आ गई 1/36। b की वैल्यू आ गई 1/36। ठीक है, ये b की वैल्यू 1/36 अपने को इक्वेशन में रखनी है, दूसरा आंसर निकालना है। इसको किस में रखेंगे? देखो समझने वाली बात, b की वैल्यू 1/36 कहाँ रखनी चाहिए? इसमें रखना ज्यादा बेटर है। क्यों? 36 रखेंगे तो 6/36 कट जाएगा, इसमें रखेंगे तो कटेगा नहीं। तो फायदा किसमें ज्यादा है? फोर्थ में रखने में। इक्वेशन नंबर 4 में रखा, 3a + 6 × 1/36 = 1/3। 6 टाइम कट गया। 3a किसके इक्वल आया? 1/3। ये उधर गया तो माइनस का 1/, एलसीएम कितना आया? 6 का, 2 - 1 3a। 3a = 1/6, 3 नीचे आ जाएगा, a कितना हो गया? 1/18। दोनों को आपस में लिखवाया तो y = 1/36 है, b की जगह का 1/y, 1/36। तो y कितना लगा? 36 डेज। मतलब इंसान आदमियों को तो लगा 36 डेज का टाइम। और अगला क्या आ रहा है? x निकालना है। a के हिसाब से रखा तो उसको कितना आया? a = आया 1/18, तो आ गया 1/x = 1/18। तो औरतों के हिसाब से कितना लगा? 18 डेज का टाइम। ठीक है, ये दोनों आंसर तुम्हारे आए। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्यों, उसका रीजन समझा देता हूँ। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर रिलेशन है डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, तीनों चीजों का। और ये क्वेश्चन तुम्हारे को थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर दोनों में बार बार मिलेगा। थर्ड चैप्टर में रिलेशन जो है स्पीड टाइम का क्वेश्चन कम हो बोले, बट फोर्थ चैप्टर में भी इसके बेस पे ही क्वेश्चन होने वाले हैं। स्पीड टाइम और डिस्टेंस, इसके केस में भी इनवर्स वेरिएशन ज्यादा जाता है। अगर डिस्टेंस के साथ स्पीड को रिलेट करें तो डायरेक्ट वेरिएशन है। देखो कैसे समझ में आता है इनवर्स वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन। डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम, इसको समझे तो। अगर डिस्टेंस का स्पीड के साथ देखे तो डायरेक्ट वेरिएशन है, डिस्टेंस का टाइम के साथ देखे तो डायरेक्ट वेरिएशन है। बट स्पीड और टाइम आपस में क्या है? इनवर्स रिलेशन में है। मतलब अगर मेरे को यहाँ से जयपुर जाना है, मैं अगर 100 की स्पीड पे जा रहा हूँ तो मेरे को 6 घंटे लगे सपोज। तो अगर मैं 50 की स्पीड पे जा रहा हूँ तो मेरे को 12 घंटे लगेंगे। तो मैंने अगर स्पीड कम की तो टाइम क्या हो गया? ज्यादा लगा। अगर अपन किसी जगह पे पहुंच रहे हैं 50 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं तो टाइम लग रहा है उसके अकॉर्डिंग। 70 पे जाएंगे तो डेफिनेटली टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। तो मैंने अगर स्पीड बढ़ाई है तो टाइम कम लगेगा, बट कब? जब डिस्टेंस फिक्स हो। भाई जाना एक फिक्स जगह पे ही है, टाइम में वेरिएशन कब आएगा? जब स्पीड में वेरिएशन करेंगे। तो डिस्टेंस तो फिक्स हो गई उस केस में। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए
और चेंज किस में आ रहा हो, टाइम और स्पीड में आ रहा हो, तो इनवर्स वेरिएशन जाता है। पर यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ इतना सोचना नहीं पड़ेगा कि इसको बढ़ाऊं इसको कम करूं क्या होगा, वो ऑटोमेटिक रिलेशन क्रिएट कर देगा फॉर्मूले के थ्रू। अब यहाँ पर कंडीशन एक और चेंज होती है, वो क्या चेंज होती है, जैसे क्वेश्चन अपन ने पहले भी देखा एरिया का, रेक्टेंगल का एरिया था, वहां पर वो लेंथ और ब्रेथ के साथ डील कर रहा है, साथ साथ एरिया भी चला रहा है। मतलब एक ही क्वेश्चन में तीन चीजों में चेंजिंग कर रहा है, एक को बढ़ाया दूसरे को कम किया, तीसरे में ये चेंज आ गया। तो वहां पर हमारे पास तो ऑप्शन केवल दो वेरिएबल मानने का ही है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, दो वेरिएबल मान के काम चला रहे हैं, एक्स और वाई। तो अब क्वेश्चन को समझना कैसे है कि अगर हमारे पास तीन चीजें चेंजिंग में आ रही है तो हमें क्या करना है, दो बेसिक चीजों को चेक करना है, तीसरा वेरिएशन उनके थ्रू जो फॉर्मूला बन रहा है उस पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं यहाँ पे स्पीड और टाइम के साथ चेंज करता हूं तो डिस्टेंस में चेंज अपने आप आएगा, इनकी दोनों की वजह से फॉर्मूला यूज करते हुए। मेरे को डिस्टेंस को अलग से चेंज नहीं दिखाना है। जैसे पिछला एक क्वेश्चन तुम लोगों ने एक्सरसाइज में किया, 3.5 एक्सरसाइज जो था उसके अंदर किया, वहां पर क्या किया कि लेंथ को 5 बढ़ा दिया, ब्रेथ को 2 कम कर दिया, तो एरिया 9 स्क्वायर यूनिट से बढ़ गया। तो तुम लोगों ने x+5 किया, y-2 किया होगा, बट इसके अंदर चेंज कैसे किया, x और y की हेल्प से क्या बना, एरिया x इंटू वाई, उसमें कम ज्यादा करना था जो किया। मतलब एरिया को आपने अलग से नहीं माना, एरिया क्या हुआ, इन दोनों की वजह से निकला, एरिया क्या हुआ, इन दोनों की वजह से निकला। मतलब हमारे पास वेरिएबल मानने के लिए दो ही चीजें हैं, तीसरी चीज नहीं है। तीसरा वेरिएबल किस, तीसरा जो मानने वाला चीज है वो क्या बनेगा, उन दोनों की हेल्प से बनेगा। ठीक है, समझ में आई चीज। अब देखो, इसीलिए मैंने तुम्हें शुरू में कहा था कि ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो लॉजिक है काफी ज्यादा एक्सप्लेनेशन वाले हैं और काफी ज्यादा समझने वाले हैं। इनके बेसिस पे इतने क्वेश्चन है तुम्हारे पास करने के लिए, तुम थक जाओ तो भी खत्म ना हो। कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से समझना, एक क्वेश्चन में नहीं समझ में आया, दो में समझना, तीन में समझना, बट तरीके से समझना, क्योंकि इनके क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट समझ में आकर सारे क्वेश्चन इजीली निकल जाएंगे। अब देखो, अभी समझा रहा हूँ, देखना कैसे चेंज हुआ, मैं क्या क्या समझाना चाह रहा हूँ इस चीज में। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, पहले तुम क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं समझाता हूँ क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ देखो, क्वेश्चन को समझना कि भाई वो थोड़ी देर ट्रेन में गई, थोड़ी देर बस में गई, तो टाइमिंग में चेंज आ रहा है। डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, फिक्स। डिस्टेंस क्या हो गई, 300 किलोमीटर फिक्स है, थोड़ा वो इसमें गई, थोड़ा वो उसमें गई। अब इसने किसके साथ रिलेशन दिखाया है, टाइम के साथ। कम ज्यादा केस नहीं दिखाया, यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज वाला केस तुम्हें नहीं दिया, सिंपल क्वेश्चन दे दिया। सिंपल क्वेश्चन के प्रोसेस पे क्या रहेगा समझना। टाइमिंग का सम दे रखा है उसने, टोटल डिस्टेंस कितनी दी है, टोटल डिस्टेंस दी है आपको यहाँ पे 300 किलोमीटर। ठीक है, वो किस किस से गई, ट्रेन से और बस दोनों से गई। पहला स्टार्टिंग ऑप्शन क्या लिया उसने, ट्रेन। सेकंड लिया बाय बस, 60 किलोमीटर ट्रेन से गई, बाकी बस से गई, ऐसे चल रही है। देखो लेट, पूछा क्या लास्ट में, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस, दोनों की स्पीड पूछी। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, यूनिट साथ में रखना जरूरी है। डिस्टेंस किसमें दे रखी है, किलोमीटर में। टाइम किसमें कम ज्यादा कर रहा है, आवर में। चेंज इसमें किसने बताया, आवर के अकॉर्डिंग बोला। क्या बोल रहा है कि कितने घंटे लगे हैं ट्रेवलिंग में इसको, सी टेक्स 4 आवर, तो आवर में गया। तो अपन ने स्पीड किसमें मानी, किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन मान ली, स्पीड ऑफ बस मानी कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कितने किलोमीटर ट्रेन से गई, 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर अगर ट्रेन से गई तो टाइम क्या लगेगा, फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी गई 60, स्पीड क्या थी उसकी, ट्रेन की x, तो टाइम कितना लगा 60/x, ये लगा। ऐसे ही बची हुई डिस्टेंस कितनी रह गई, 240, 300 टोटल थी, बची हुई 240 रह गई। उसकी स्पीड क्या थी दूसरी बस की, y। टाइम कितना लगा वो निकालना है, तो दूसरा टाइम कितना आया 240/y। ये पहला टाइम था, ये दूसरा टाइम होगा। इन दोनों टाइम का सम कितना बोला उसने, 4 घंटे। दोनों का टाइम मिला के कितना लगा, तो मतलब दिस टाइम प्लस दिस टाइम इक्वल्स टू 4 आवर्स, 4 घंटे। ठीक है,
समझ में आई कंडीशन? भाई 60 किलोमीटर के लिए इतना टाइम लगा, 240 के लिए इतना टाइम लगा, इन दोनों का टाइम मिला, कितना टाइम बताया उसने? 4 घंटे का टाइम बताया। आया समझ में फॉर्मूला? अब देखो कैसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले लिख दो यहाँ पे समझाने के लिए, टाइम टेकन बाय ट्रेन फॉर 60 किलोमीटर, इतना आ गया 60 बाय एक्स। टाइम टेकन बाय बस फॉर 240 किलोमीटर, कितना आएगा 240 बाय वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बना है, दोनों का सम जो है 60 बाई एक्स प्लस 240 बाय वाई इक्वल्स टू आया है 4 घंटे 4 आवर्स। ठीक है, सेकेंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, अगर तुम एग्जाम में शो नहीं कर रहे हो सीधा ये लिख दो तो भी चलेगा, कोई नंबर नहीं करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब आगे देखो नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है, अगर वो 100 किलोमीटर जाती ट्रेन से, बाकी जाती बस से, तो क्या होता? 10 मिनट ज्यादा लगते। 100 किलोमीटर ट्रेन से गए तो 100 बाय ट्रेन से बचे, बस से कितनी गई? बचे हुए 200, 200 बाय वाई। टाइम कितना लगा? 10 मिनट ज्यादा लगा। तो पहले कितने घंटे लगे थे? 4 घंटे। अब कितने लगे? 4 घंटे और 10 मिनट। यहाँ पर यूनिट किसकी चल रही है? ओनली आवर्स की। यहाँ पे ओनली यूनिट किसमें चल रही है? आवर्स में। तो हम मिनट को नहीं रख सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मिनट को भी आवर में कन्वर्ट करके फिर लिखना पड़ेगा। तो 4 घंटे 10 मिनट कैसे लिखेंगे? 4 घंटे तो पूरे पूरे हैं, 10 मिनट क्या लिखेंगे? 10 बाई 60 आवर्स। 10 बाई 60 आवर्स, ये कर गया। एलसीएम आया 6 का, 24 प्लस 1 कितना आ गया? 25 बाय 6 आवर्स। मतलब टोटल टाइम कितना लगा उसको? 25 बाई 6 आवर्स। समझ में आया? 4 घंटे 10 मिनट को अपन ने आवर्स में कन्वर्ट किया पूरे को, फिर लिखेंगे क्योंकि वहां पे यूनिट केवल आवर्स में दे रखी है, आपको मिनट की यूनिट काउंट नहीं करनी है, मिनट को भी आवर्स में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया? 25 बाय 6 आवर्स। 25 बाय 6 आवर्स, ये हो गया। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? अब ये सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन दोनों बन चुकी है। सिंप्लीफाई करके एक्स और वाई निकालना, रिड्यूसिबल फॉर्म। 1/x को क्या मानेंगे? ए। 1/y को क्या मानेंगे? बी। ए और बी निकलेंगे, सोल्व करेंगे, एक्स और वाई वापस निकल जाएंगे। समझ में आ गया? कर लोगे कंप्लीट तुम लोग इसको? कोई डाउट? हो जाएगा सबका? करो यहाँ तक कंप्लीट, उसके बाद सके छोड़ दो, घर पे कर लो। ठीक है।